हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेरणा सक्सेना। आज हम विज्ञान प्रगति कक्षा 6 के बारे में पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भोजन के स्रोत। तो इसमें हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो हम पढ़ते हैं। किसी भी ऐसे पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है जिसे शरीर को पौष्टिक आधार प्रदान करने के लिए लिया जाता है। यह सामान्य पौधे तथा पशुओं से प्राप्त होता है और इसके अंदर अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज पदार्थ होते हैं। इस भोजन का प्राणी द्वारा पाचन किया जाता है। कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं और जीवन तथा वृद्धि को कायम रखती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक वह पदार्थ जिसे मनुष्य खा सकता है और जो उसके शरीर को आवश्यक ऊर्जा यानी शक्ति यानी कि ताकत प्रदान करता है, भोजन कहलाता है। भोजन की आवश्यकता, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। भोजन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक पदार्थ है। यह कई प्रकार से हमारे शरीर की सहायता करता है या सहायक होता है। कई प्रकार से हमारे शरीर में सहायक होता है। यह हमारे शरीर को गतिशील एवं गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ शरीर की वृद्धि और इसे स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। प्राचीन काल में लोग कीड़े मकोड़े तथा पशुओं का कच्चा या अधपका मांस खाते थे, परंतु आधुनिक समय में भोजन को ठीक प्रकार से तैयार किया जाता है और खाने से पहले उसे पकाया जाता है। मानव जो अच्छे भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 है, भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है। शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, यानी कि शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और नंबर 4 पॉइंट है, शरीर को बीमारियां यानी रोगों से बचाता है। भोजन के स्रोत, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में। भोजन के लिए मुख्यतः पौधे और जंतुओं पर निर्भर है। मानव क्या है, पौधे और जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर है। भोजन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पौधे, इसमें पहला स्रोत क्या है, पौधे। तो कई प्रकार के पौधे तथा पौधों के भाग हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं। इस उद्देश्य के लिए हम अनाज उगाते हैं जो किसी भी अन्य स्रोत से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्राचीन काल में लोग अनाज की फसलों को भोजन के अन्य स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते थे। चावल और मक्का जैसे कुछ अनाजों को उनके मूल रूप में खाया जाता है और कुछ दूसरे अनाज जैसे गेहूं और बाजरा आटे के रूप में पीसे जाते हैं तथा फिर इस आटे को पकाकर इससे चपातियां और रोटियां बनाई जाती हैं। अनाज का प्रयोग पेय पदार्थों को बनाने तथा पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। मूल फसल यानी कि जड़ फसलें, मूल फसलें भी होती हैं जिन्हें हम उनकी जड़ों को खाने के लिए उगाते हैं। इन फसलों में बहुत सी सब्जियां और मीठे फल, आगे का पेज पलटेंगे, पौधे सम्मिलित हैं। मूल फसलें खाने में अच्छी होती हैं क्योंकि इन फसलों में स्टार्च यानी मंड नामक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। मूल यानी जड़ फसलें कौन कौन सी हैं, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि मुख्य मूल फसलें हैं। इनको हम खाते हैं, जड़, इनकी हम जड़ें खाते हैं। तना, दूसरा पॉइंट है तना। तो प्रत्येक प्रकार के पौधे को वृद्धि करने तथा भोजन निर्माण करने का कार्य करने के लिए पानी तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इस कार्य को पौधे के तने द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त तने पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। हम अपने भोजन में कई प्रकार के रूपांतरित तनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ हम तने भी खाते हैं। इनमें मुख्य आलू, गन्ना, अदरक, प्याज और हल्दी।
इनके हम तने खाते हैं। तने और जड़ में अंतर। कई बार रूपांतरित तनों को जड़ मान लिया जाता है, परंतु तनों और जड़ों में पर्याप्त अंतर होता है। बहुत से लोग तनों को और जड़ों को एक सा मान लेते हैं, लेकिन इनमें अंतर पाया जाता है। तनों को इन पर उपस्थित पर्व और पर्व संधियों तथा संधि पर उपस्थित पत्तियों की सहायता से जड़ से अलग किया जाता है। पत्तियाँ, अगला पॉइंट है पत्तियाँ। पत्तियाँ पौधे में श्वसन एवं भोजन बनाने का मुख्य काम करती हैं। पत्तियाँ क्या है? पौधे में भोजन बनाने का काम करती हैं, श्वसन क्रिया और भोजन बनाने का काम करती हैं। हम कुछ पत्तियों से भोजन भी प्राप्त करते हैं, जिनमें है मेथी, पालक, पत्ता गोभी आदि। पौधों की पत्तियाँ जिनका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है फल। फलों से मीठा और रसदार भोजन प्राप्त होता है। फल सूखे एवं गूदेदार दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सूखे फल जैसे काजू, बादाम, अखरोट, चिलगोजा आदि हैं, और गूदेदार फलों में टमाटर, आड़ू, सेब, आम, अमरूद, केले आदि मुख्य फल हैं, जो पूरी दुनिया में स्वाद पूर्वक खाए जाते हैं। पुष्प, अगला पॉइंट है इसमें पुष्प। तो पुष्प में क्या आएगा? पुष्प पौधे का वह भाग है जहाँ पर पौधों में प्रजनन अंग पाए जाते हैं। इन पुष्पों में से कुछ पुष्पों से हमें भोजन प्राप्त होता है, जैसे फूलगोभी, कचनार, सेमल आदि। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी गुलकंद के रूप में खाई जाती हैं। अगला पॉइंट है पौधारोपण कृषि। जब किसी विशेष फसल को आर्थिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसे पौधारोपण कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की फसलों को बेचने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। पौधारोपण कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, संतरा, नारियल आदि। इसके अतिरिक्त दालों, खाद्यान्न, तेलों वाली फसलें व मसालों इत्यादि को भी बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। अगला पॉइंट है जंतु और जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद भी मनुष्य के भोजन का एक मुख्य स्रोत माने जाते हैं। जंतु उत्पादों के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। उसमें पॉइंट कौन सा आएगा? पहले पशुधन। हमारे देश में गाय और भैंस मुख्य पशुधन हैं। इनमें हमें दूध प्राप्त होता है, जो एक मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं। इसे जंतु प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। अधिकतर भारतीयों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। पेज पलटेंगे। दूसरे पॉइंट पे आता है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरियों से हमें अनेक पदार्थ जैसे मांस, दूध और ऊन प्राप्त होते हैं। मुर्गी पालन। मुर्गी पालन से आशय कुछ पक्षियों जैसे मुर्गी, बतख, हंस, कबूतर आदि को पालना है। मुर्गी पालन के अंतर्गत इन पक्षियों को मुख्यतः अंडों और मांस जैसे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इसमें हमें पोषक पदार्थों से भरपूर भोजन प्राप्त होता है। मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद जैसे अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है तथा मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी बसा है। बसा माने तेलीय। मत्स्य पालन यानी मछली पालन। प्राचीन काल से ही समुद्री क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों के लिए मछलियाँ उनके भोजन का अभिन्न अंग रही हैं। मछलियों को एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। मछलियों से मिलने वाला तेल जैसे कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। विटामिन ए और डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। हमारे देश में तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त नदियों, तालाबों, पोखरों तथा बांधों के लिए निकट बनाए गए कृत्रिम जलाशयों में भी मछलियाँ पाई जाती हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं की श्रेणियाँ। भोजन के आधार पर जंतुओं की जो बांटा गया है ना, उन श्रेणियों के बारे में इस पॉइंट में दिया गया है। इस धरती पर केवल पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। कुछ जंतु सीधे पौधों को खाते हैं तथा कुछ पौधे खाने वाले जंतु को। उनके भोजन के आधार पर जंतुओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 श्रेणी क्या है? शाकाहारी जंतु। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं या उन पर निर्भर होते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु
कहा जाता है। इस श्रेणी में मुख्य चरने वाले जंतु आते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, गाय, भैंस आदि। इन जंतुओं के दांत पौधों को चबाने एवं पीसने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें मांसाहारी जंतु, जो मांस खाते हैं वो वाले। जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि मुख्य मांसाहारी जंतु हैं। चील एवं बालरस समुद्र में पाए जाने वाले मांसाहारी जंतु हैं। इन जंतुओं के दांत मांस खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब अगला पॉइंट है सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी कि जो पौधे, पेड़ पौधे की पत्तियां और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जो जंतु पौधे एवं मांस दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। मनुष्य और कुछ जंतु जैसे चूहे, भालू आदि सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आते हैं। अपमार्जक वे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतुओं एवं उनके अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं। जो अपमार्जक वे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतु और उनके अपशिष्ट, जो बचे हुए शेष होते हैं ना, अवशेष, उन पदार्थों को खाते हैं। अपमार्जक प्रकृति में सफाईकर्ता कहलाते हैं, जो प्रकृति को, गंदगी को साफ करते हैं। कुछ मुख्य अपमार्जक गिद्ध, गीदड़ आदि हैं। शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता तथा आधारीय उपापचय दर। आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन अनेक प्रकार से, पेज पलटेंगे, से आपकी सहायता करता है। यह शरीर के ऊतकों को बनाता है, उन्हें संक्रमण से बचाता है, उनकी उपापचय दर को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आपके शरीर की ऊर्जा आवश्यकता आपकी उम्र, लिंग, वजन तथा व्यवसाय पर निर्भर करती है। अब इसमें निम्न सारणी दिए तो किस बच्चे को, मतलब किस उम्र के लोग को कितना, क्या कैलोरी के साथ खाना भोजन करना चाहिए, इसके बारे में आपको दर्शाया है, ये आप देखिएगा। इसके बाद यहाँ तक कि जब आप सो रहे हों या विश्राम कर रहे हों तो आपके शरीर को आपको जीवित रखने के लिए आवश्यक कार्य जैसे श्वसन, पाचन तंत्र तथा शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद आधारीय उपापचय दर अथवा BMR इनकी माप है कि आपके शरीर को विश्राम की अवस्था में अपने कार्यों को चलाते रहने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने BMR का निर्माण करने के लिए 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति घंटे को किलोग्राम में अपने द्रव्यमान यानी भार से गुणा करके दीजिए। प्राप्त संख्या को 24 घंटे से गुणा कर दीजिए। यह आपको उस कैलोरी में आपकी आधारीय उपापचय दर प्रदान कर देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका द्रव्यमान भार 50 किलो है, तो आपका BMR क्या होगा? 1 कैलोरी इंटू 50 किलोग्राम इंटू 24 घंटे बराबर कितनी होगी? कितनी कैलोरी होगी आपकी? 1200 कैलोरी। भोजन की गुणवत्ता का रखरखाव करना। भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव का अर्थ है कि भोजन के उत्पादों से लेकर उसके खाए जाने तक की सभी गतिविधियां स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता को निम्न तरीकों से बनाए रखा जाता है। नंबर 1 भंडारण। तो भंडारण करेंगे इसका। सामान्य रूप से खाए जाने वाले कुछ पदार्थ जैसे दूध, सब्जियां, उबले हुए चावल तथा पका हुआ भोजन आसानी से खराब हो जाता है। सामान्य कक्ष ताप भी इन्हें अम्लीय बना देता है और ये खाने योग्य नहीं रहते, अतः इन्हें लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि इनका निम्न ताप पर भंडारण किया जाए। ऐसा करने से उसकी पौष्टिकता बनाए रखा जा सकता है, उसकी पौष्टिकता को बनाए रखा जा सकता है तथा यह उसके खराब हो जाने से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। फ्रीज, डीप फ्रीजर तथा कोल्ड स्टोरेज खराब होने वाले पदार्थों के भंडारण के लिए मुख्य सबसे उपयुक्त स्थान हैं। दूसरी तरफ गेहूं, चावल
तथा दालों जैसे भोज्य पदार्थों का लंबे समय तक बिना खराब हुए भंडारण किया जा सकता है। ऐसे भोज्य पदार्थ अभिकारीय भोज्य पदार्थ कहलाते हैं तथा इन्हें शुष्क भंडारण की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों का कमरे के ताप पर वायुरोधी पात्रों में भंडारण किया जाता है। यह उन्हें नमी, धूल, कीट तथा कृदनकों से बचाता है। शुष्क भंडारण के लिए स्वास्थ्य पेज आगे आएंगे, साफ तथा सूखा, हवादार तथा कृदनकों और कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। पकाने तथा खाने के स्थान की सफाई। खाना पकाने तथा खाने के स्थान की समुचित सफाई भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने में आवश्यक होती है। रसोई घर के दरवाजों तथा खिड़कियों पर जाली लगानी चाहिए जिससे मक्खियाँ तथा चूहे जैसे जीव रसोई घर में प्रवेश न कर सकें। बर्तनों आदि को गर्म पानी से अच्छे साबुन से साफ किया जाना चाहिए। व्यर्थ सब्जियों तथा अन्य व्यर्थ पदार्थों को बंद कूड़ेदानों में रखना चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त स्थान फेंकना चाहिए। इसके साथ ही साथ खाने के स्थान को समुचित सफाई भी बहुत आवश्यक होती है। यह हवादार, मक्खी रहित एवं धूल रहित होना चाहिए। भोजन पकाना, अगला पॉइंट है इसमें भोजन को पकाना। पकाने की प्रक्रिया में पकाने से पूर्व की तैयारी तथा पकाना सम्मिलित है। चावल तथा दालों जैसे पदार्थों को यदि अधिक धो दिया जाता है तो उसमें से लगभग 40% तक विटामिन बी तथा खनिज लुप्त हो जाते हैं। अपन ज़्यादा बार धो लेते हैं चावल और दालों को तो उसमें से 40% दाल और चावल के विटामिन चले जाते हैं। इसी प्रकार छिले या कटे फलों तथा सब्जियों को अत्यधिक धोने पर उसमें उपस्थित विटामिन बी तथा सी बह जाते हैं। इसलिए खाने से पहले, उसको काटने से पहले ही उनको धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। सब्जियों को अत्यधिक पकाने से उसमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि मांस या अंडों को अधिक देर तक 70 डिग्री से पर पकाया जाए तो उसके प्रोटीन बहुत कठोर हो जाते हैं और उन्हें पचाना कठिन होता है। साथ ही मांस को बिना पकाए या अधपके रूप में खाने से जानवर के शरीर में मौजूद रोग पैदा करने वाले जीव या कृमि खाने वाले के शरीर में आ जाते हैं। अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको भोजन कर रहे हैं उसे उचित रूप में ही पका हुआ होना चाहिए। प्रबंधन, भोजन की गुणवत्ता उस व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा सफाई पर भी निर्भर करती है जो उसके भंडारण, पकाने तथा परोसने जैसे कार्य को करता है। भोजन का स्वस्थ प्रबंधन, पेचिश, डायरिया, अस्वस्थ प्रबंधन, कौन सा? अस्वस्थ प्रबंधन पेचिश, डायरिया, टाइफाइड जैसे रोगों का कारण बन सकता है। अतः भोजन के प्रबंधन को प्रत्येक बार भोजन को पकाने, परोसने आदि से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें भोजन के आसपास खांसने या छींकने से यथासंभव बचना चाहिए। स्मरणीय बिंदु दिए हैं। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर को गर्म और गतिशील रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि में तथा इसे स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। अनाज की फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मक्का आदि अन्य स्रोतों से अधिक भोजन प्राप्त करती हैं। जड़ या मूल फसलें जैसे रतालू, शलजम, गाजर आदि में बड़ी मात्रा में मंड या स्टार्च पाया जाता है। पौधारोपण कृषि के अंतर्गत आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चाय, कॉफ़ी, नारियल आदि की खेती की जाती है। इससे हमें क्या होता है? हमारी आर्थिक सहायता होती है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में उगाते हैं तो हम इसको अधिक मात्रा में ही बेचेंगे तो इससे हमारी आर्थिक सहायता हो जाती है। पशु हमें दूध, मांस और ऊन जैसे पदार्थ प्रदान करते हैं। कॉड लीवर ऑयल विटामिन ए तथा डी का प्राकृतिक स्रोत है। सर्वाहारी जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं। मनुष्य भी एक सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है ना। भोजन की गुणवत्ता को उचित भंडारण, प्रबंधन आदि से बनाए रखा जा सकता है। अब इसमें अभ्यास आएंगे। निम्न सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है अनाज क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अनाज
क्या है। तो एक पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा है फल, तीसरा है पुष्प और चौथा है पत्तियाँ। तो अनाज क्या है, बीज, ठीक है ना, इसमें अपन बीज पर चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दूसरा दिया मूली और गाजर क्या है। तो क्या है मूली और गाजर, पहला पॉइंट है, पहला ऑप्शन है तना, पुष्प, जड़ें और पत्तियाँ। तो मूली और गाजर हमने पढ़ा था क्या थी, जड़ें, तो जड़ पर हम निशान लगाएंगे। अब अपन पेज पलटेंगे तो तीसरे नंबर का विकल्प है, इसमें से कौन सा जंतु मांसाहारी है, भैंस, बतख, कुत्ता, बकरी। तो अब इसमें से कौन सा है, कुत्ता। कुत्ता क्या है, मांस, कुत्ता मांस भी खाता है, इसलिए मांसाहारी जंतु है, कुत्ते पर निशान लगाएंगे। गिद्ध और कोए मतलब कौए हैं, कौन से हैं गिद्ध और कौए, क्या हैं, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं कि सर्वाहारी हैं कि अपमार्जक हैं। तो ये गिद्ध और कोए कौन है, अपमार्जक हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर, खा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खाली स्थान है, भोजन हमें कार्य करने के लिए खाली स्थान देता है। क्या देता है भोजन हमें कार्य करने के लिए, ऊर्जा, ऊर्जा भरेंगे पहले खाली स्थान में। दूसरा खाली स्थान गेहूँ तथा चावल, गेहूँ तथा चावल खाली स्थान फसलें हैं, कैसी फसलें हैं, अनाज, इसमें भरेंगे अपन अनाज। नंबर तीसरा खाली स्थान चाय तथा कॉफ़ी कृषि फसलें हैं, चाय तथा कॉफ़ी खाली स्थान कृषि फसलें, कौन सी फसलें हैं, पौधारोपण कृषि फसलें हैं। चौथा खाली स्थान है कॉड लीवर ऑयल विटामिन तथा का मुख्य स्रोत हैं, विटामिन खाली स्थान फिर तथा फिर खाली स्थान का मुख्य स्रोत हैं। तो कौन कौन से विटामिन हैं, ए और डी, ए और डी भर देंगे इसमें। इसके बाद पांचवा है अपमार्जक, जानवरों को खाते हैं, अपमार्जक खाली स्थान जानवरों को खाते हैं। अपमार्जक किन कैसे जानवरों को खाते हैं, मरे हुए, ठीक है ना, तो ये इसमें लिख देंगे मरे हुए। अब आते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मूल जड़ फसलों में पाए जाने वाले ऊर्जा देने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टार्च, और ब्रैकेट में लिख दो मंड, ठीक है। इसका उत्तर इसके सामने ही लिख दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किन पत्तियों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो पत्तियां हम भोजन के रूप में खाते हैं वो कौन कौन सी हैं, मेथी, पालक, पत्ता गोभी, ठीक है ना, कौन कौन सी, मेथी, पालक, पत्ता गोभी। प्रश्न नंबर 3 है, पौधारोपण कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं। तो इसमें कौन सी है पौधारोपण कृषि में, अपन उत्तर लिखेंगे चाय, कॉफ़ी, संतरा, नारियल। ये कौन सी फसलें हैं, कौन सी कृषि के अंतर्गत आती हैं ये फसलें, पौधारोपण कृषि के अंतर्गत। अगला चौथा नंबर का प्रश्न है, कुछ मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो मांसाहारी जंतुओं के नाम क्या होंगे, गाय, नहीं कुछ शाकाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो शाकाहारी में क्या हो जाएंगे, गाय, भैंस, हिरण, खरगोश, ठीक है ना। और मांसाहारी में कौन कौन से हो जाएंगे, जो मांस खाते हैं। तो मांसाहारी में हम क्या लिख देंगे, शेर, चीता, भेड़िया। अगर कुछ शाकाहारी जंतु पूछे जाएं तो हम लिख देंगे गाय, भैंस, हिरण, खरगोश। और अगर शाकाहारी की जगह मांसाहारी पूछा जाए तो क्या लिख देंगे हम, शेर, चीता, भेड़िया, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो दिया है 5वें नंबर का, तो उसमें हमने क्या है प्रश्न, एक वयस्क पुरुष तथा एक महिला की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है। तो इसका मैंने आंसर आपको किस पेज पर लगाया है, देखते हैं अभी यार, ये देख लेते हैं, मैं बता रही हूँ अभी आपको, पेज नंबर पर मिल जाएगा आपको। ये जो दिया है ना, 1 कैलोरी इंटू 50 किग्राम, पेज नंबर 8 पर, जो अभी हमने पढ़ा था ना, मात्रा जो दी थी उसमें दिया है ना, 1 कैलोरी इंटू 50 किग्राम इंटू 24 बराबर कितनी हो जाएगी, 1200 कैलोरी। ये आपका 5वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अति का। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को मतलब इसमें दिया है घ नंबर पे निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए, तो हम इसको लघु मान लेते हैं। ठीक है, अनाज क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम पेज नंबर किस पर आएंगे, पेज नंबर हम आएंगे पेज नंबर 3 पर, नहीं सॉरी 5 पर। इसमें 5 नंबर दिया है, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे ये यहाँ से लिखेंगे, सब नीचे से पॉइंट जो पैराग्राफ दिया है, हम अनाज उगाते हैं भोजन के मुख्य, मनुष्य भोजन के मुख्य के लिए मुख्यतः, यहाँ का जो पॉइंट दिया है ना, इसमें पौधे दिया है, तो पौधे में से ये दिया है हम अनाज उगाते हैं जो किसी भी अन्य स्रोत से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ से लेके और कहाँ तक, अनाज का प्रयोग पेय पदार्थों को बनाने तथा मनुष्यों को खिलाने, पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। ये आपका पहला प्रश्न लघु का, उसका उत्तर ये वाला है, पेज नंबर 5 पर दिया है। इसके बाद हम आते हैं, अगला प्रश्न है तनों और जड़ों में आप किस प्रकार अंतर करेंगे। तो पेज नंबर 6 पर आएंगे हम। पेज नंबर 6 पर जो दिया है ये तने और जड़ में अंतर, तो ये पूरा पैराग्राफ जो दिया है ना 2 लाइन में, कई बार रूपांतरित तनों को जड़ मान लिया जाता है, परंतु तनों और जड़ों में पर्याप्त अंतर होता है। तनों को इन पर उपस्थित पर्व संधियाँ तथा संधि पर उपस्थित पत्तियों की सहायता से जड़ से अलग किया जाता है। ये लघु का यानी संक्षेप प्रश्न के उत्तर नंबर 2 है। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर का प्रश्न दिया है आपका, तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है पहले पढ़ेंगे हम। मुर्गी पालन से आपका क्या आशय है। तो मुर्गी पालन पेज नंबर आपको मिलेगा 7 पर। पेज नंबर 7 पर आएंगे हम। ये ऊपर से दिया है ना मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन से आशय कुछ पक्षियों जैसे मुर्गी, बतख, हंस, कबूतर आदि को पालना है। मुर्गी पालन के अंतर्गत इन पक्षियों को मुख्यतः अंडों तथा मांस जैसे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इनमें हमें पोषक पदार्थों से भरपूर भोजन प्राप्त होता है। मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद जैसे अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है तथा मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी वसा है। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका चौथे नंबर का जो दिया है वो क्या है, प्रश्न पढ़ेंगे। अपमार्जक किन्हें कहा जाता है। तो अपमार्जक के लिए पेज नंबर 7 पे आएंगे हम। ये जो दिए हैं ना अपमार्जक, तो अपमार्जक पेज नंबर 7 पे अपमार्जक लिखा है। इसी में अपमार्जक वे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतु एवं अब उनके अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं। अपमार्जक प्रकृति में सफाई कर्ता कहलाते हैं। अब इससे एक प्रश्न भी बन जाता है, सफाई कर्ता जंतु कौन से होते हैं, तो वो भी अपमार्जक, ऐसे ही इसी को यही उत्तर लिखा हो जाएगा। लेकिन अपन प्रश्न जो दिया है उसका उत्तर लिख रहे हैं, तो अपमार्जक का वाला ये चौथे नंबर का पूरा पॉइंट हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब 5वां प्रश्न आता है इसका, क्या कह रहा है 5वें प्रश्न में, भोजन के प्रबंधन का क्या अर्थ है। तो भोजन के प्रबंधन के लिए हम आएंगे आपके पेज नंबर 9 पर दिया है ना प्रबंधन, तो ये पूरा प्रबंधन वाला जो पॉइंट है पैराग्राफ, इसको लिखेंगे। भोजन की गुणवत्ता उस व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सफाई पर निर्भर करती है जो उसके भंडारण, पकाने तथा परोसने जैसे काम को करता है। भोजन का अस्वस्थ प्रबंधन पेचिश, डायरिया, टाइफाइड जैसे रोगों का कारण बन सकता है। अतः भोजन से प्रबंधन को प्रत्येक बार भोजन को पकाने, परोसने आदि से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें भोजन को के आसपास खांसने और छींकने से भी बचना चाहिए। तो इस तरह से आपके संक्षेप वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए। अब आते हैं निम्न प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए, यानी कि दीर्घ, थोड़े बड़े बड़े रूप में। तो बड़े बड़े में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है इसका, भोजन से आप क्या समझते हैं, हमें इसकी आवश्यकता किस कारण से पड़ती है। तो इसका मैंने उत्तर नीचे लिख दिया है आपको, आप ये मैं पढ़े देती हूँ, आप इसको फिर नोट कर लेना अपनी कॉपी में। भोजन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक पदार्थ है। यह शरीर को गर्म और गतिशील रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में
और स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अब आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में हमें भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 है भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2 शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। नंबर 3 है शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर इसमें दूसरा दिया है कि पौधे के खाए जाने वाले विभिन्न भागों के विषय में सविस्तार लिखिए। थोड़ा बड़ा के लिखना है। तो पहला क्या खाते हैं, जो अपन खाते हैं ना पौधे के भागों को, उनके बारे में दिया गया। पहला क्या खाते हैं, जड़, मूल। फसलें खाने में अच्छी होती हैं क्योंकि इन फसलों में स्टार्च या मंड नामक ऊर्जा देने वाला पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे मूली, गाजर, शलजम आदि। दूसरा है तना। हम अपने भोजन में कई प्रकार रूपांतरित तनों का प्रयोग करते हैं, जैसे आलू, गन्ना, प्याज, अदरक आदि। अगला है पत्तियाँ। कुछ पौधों की पत्तियों को भी हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मेथी, पालक, पत्ता गोभी। अगला है इसमें नंबर 4 फल। हम भोजन में फलों का भी उपयोग करते हैं। गूदेदार फलों में टमाटर, आम, सेब, केला, अमरूद आदि आते हैं। और नंबर 5 पॉइंट है जो हम पौधे का भाग खाते हैं, पुष्प। पुष्प पौधे का मूल भाग है। हम इन्हें अपने भोजन के रूप में स्वीकारते हैं, जैसे फूल गोभी, कचनार, सेमल आदि। ठीक है ना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा दिया है, इसका मैंने उत्तर आपकी जो किताब है, बुक है, उसमें लगा दिया है। प्रश्न है भोजन के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, प्रत्येक के विषय में विस्तार से बताइए। तो पेज नंबर 7 पर हम आते हैं। पेज नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग भी। जी आ गए हम पेज नंबर 7 पे। तो कहाँ से लगाएंगे, भोजन के आधार पर जंतुओं की श्रेणियाँ लिखा हुआ है ना इसमें पॉइंट, यहाँ से लगाएंगे हम। यहाँ से भोजन के आधार पर जंतुओं को निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। शाकाहारी, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ ही खाते हैं, उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं ना। इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस आदि आते हैं। ठीक है, इन जंतुओं के जो दांत होते हैं वो घास को, पौधे की जो चबाने वाली घासें होती हैं, उनको चबाने और पीसने में अनुकूलित होते हैं। इसलिए ये सिर्फ पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं, यानी कि घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियां ही खाते हैं। ठीक है। दूसरा है मांसाहारी। तो जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। शेर, चीता, भेड़िया आदि इन मांसाहारी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला लिख लेंगे। इसके बाद आता है सर्वाहारी। जो जंतु पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसके अंतर्गत चूहे, भालू आदि आते हैं। और अपमार्जक, बस यहीं तक ही लगा लीजिए, सर्वाहारी जंतु कहते होते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, भोजन की गुणवत्ता या रख रखाव किन कारणों पर निर्भर करता है, प्रत्येक के विषय में हमें बताइए। ठीक है ना। तो ये पेज नंबर 8 से आएंगे हम 9 तक। इसको आपको शॉर्ट कर करके लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 8 पर दिया है ना, पहला भोजन की गुणवत्ता का रख रखाव। तो पहला दिया है भंडारण। तो भंडारण का आप शॉर्ट में इसमें चिन्ह लगे हुए हैं, तो आप लिख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो कहाँ तक लिखना है अपन को, भंडारण से शुरू करके और भोजन पकाना तक लिखना है। मैं पढ़ देती हूँ, आप निशान लगा लीजिए। सामान्य भोजन की गुणवत्ता को निम्नलिखित तरीकों से बनाए रखा जाता है। भंडारण, सामान्य रूप में खाए जाने वाले कुछ पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे दूध, सब्जियां, उबले हुए चावल तथा पका हुआ भोजन आसानी से खराब हो जाते हैं। सामान्य कक्ष ताप में इन्हीं अम्लीय बना देते हैं और ये खाने योग्य नहीं रहते। अतः इन्हें लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि इनका निम्न ताप पर भंडारण किया जाए। ऐसा करने से उसकी पौष्टिकता को बनाए रखा जा सकता है तथा यह उनके खराब हो जाने से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। फ्रिज, ड्रिप फ्रीजर तथा कोल्ड स्टोरेज खराब होने वाले पदार्थों के भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। फिर हम नीचे से लगाएंगे, सबसे नीचे वाली लाइन,
यह उन्हें नमी, धूल, कीट तथा कृंतकों से बचाते हैं। शुष्क भंडारण के लिए स्थान साफ तथा सूखा, हवादार तथा कृंतकों और कीटों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, पकाने तथा खाने के स्थान की साफ सफाई, उसके बाद भोजन पकाना, ये लगा हुआ है दीर्घ का चौथा। इस तरह से आज आपका पाठ 1 विज्ञान का कंप्लीट होता है, जिसका नाम था भोजन के स्रोत। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी कोई समस्या आ रही हो तो आप आकर हमसे मिल लीजिए स्कूल में, हम स्कूल में मिल जाते हैं। ठीक है ना, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।